नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज की इस टेस्ट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे हैं और मेरे आंसर करने से पहले आप सभी के आंसर आ जाने चाहिए। कोशिश ये करें कि आपके आंसर राइट हैं, यदि राइट नहीं भी हैं तब भी आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे ताकि आपको इस बात का इल्म हो कि आपका आंसर राइट जा रहा या फिर रॉन्ग जा रहा है। और साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलता रहे कि आप कितनी देर में आंसर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने समाजवाद के विचार के रूप में 7 क्रांतियों का सप्त क्रांति दी है? तो किसने दी 7 क्रांतियों की सप्त क्रांति? तो ये दिया है राम मनोहर लोहिया ने। ये सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन हैं, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो ये राम मनोहर लोहिया यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये सप्त क्रांतियां इस तरह थी जैसे कि लैंगिक समानता, रंग भेद पर आधारित असमानता का अंत, जातिगत असमानता का समापन, उपनिवेशवाद का अंत और विश्व सरकार का निर्माण, निजी संपत्ति आधारित आर्थिक असमानता का अंत, व्यक्तिगत अधिकारों के हनन का विरोध, युद्ध शास्त्रों का विरोध और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत की स्वीकृति। तो ये सभी सप्त क्रांतियां थी जो कि राम मनोहर लोहिया के द्वारा दी गई। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसिस फुकुयामा से संबंधित है। कथन है, फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार अपने प्रतिद्वंदियों साम्यवाद व फांसीवाद की तुलना में उदार लोकतंत्र की ताकत स्पष्ट है क्योंकि इसने आम लोगों की उचित पहचान के लिए एक बेहतर तंत्र बनाया है। कारण दिया गया है, लोकतंत्र आज अर्थशास्त्र के लिए उतना ही आवश्यक हो गया है जितना कि यह राजनीति के लिए, और इसका तात्पर्य यह है कि विकास, आर्थिक समानता, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के मुद्दों की गारंटी किसी भी सरकार को देनी होगी। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। ए आर दोनों सत्य हैं, यहाँ की कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी आंसर करते रहेंगे, मेरे आंसर करने से पहले आप सभी के आंसर आ जाने चाहिए। अगला है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर अल्फ्रेड काबन है, डेविड ईस्टन है, सीएल वेपर है और रॉबर्ट डहल है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड काबन, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन, जैक रूसो और ल्यूकाच सीवी मैकफरसन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन अनुदारवाद के जो अनुदारवाद है, अनुदारवाद का जनक इनको माना जाता है, बेकन को। ये आपके पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं तो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है, यहाँ पर 2 सूचियां हैं, इनको आपको सम्मिलित करना है, कोड का प्रयोग भी करना है। ऑप्शन में आपके सामने दाते हैं, मैकियावली है, लेनिन है, स्पेंसर है। तो स्पेंसर का आप सभी को पता होगा, इन्होंने राज्य के साइवरी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ये सिद्धांत इन्होंने दिया है। लेनिन की बात करें तो लेनिन साम्राज्यवाद का सिद्धांत ये इन्होंने दिया है। मैकियावली की बात करें तो राजनीति तथा नैतिकता, इस पर इन्होंने चर्चा की है अपने लेख में। और दांते की बात करें तो ये रोमन साम्राज्य इससे संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 3 1 4 2। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अल्पतंत्र का लॉ सिद्धांत, रॉबर्ट मिसल्स, शक्ति अभिजन, पेरेटो, शासक वर्ग, मोस्का, वर्गहीन समाज, मार्क्स। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो जो शक्ति अभिजन है, शक्ति अभिजन सिद्धांत, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये पेरेटो ने न दे करके ये जो सी राइट मिल्स हैं इन्होंने दिया था। तो शक्ति अभिजन सिद्धांत ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा और ये दिया गया है किसके द्वारा? सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया है। सी राइट
मिल्स, ये इनके द्वारा दिया गया है। और इनकी पुस्तक द पावर इलीट, इस पुस्तक में इन्होंने शासक वर्ग शब्द का प्रयोग ना करके शक्ति अभिजन शब्द का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? किस व्यवस्था का विवरण देता है? स्विस कैंटन का, या पेरिस नगर का, या यूनानी नगरों का, या फिर फ्रांसीसी नगरों का? तो ये देता है यूनानी नगरों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सर्वोत्तम आंसर होगा, क्योंकि यूनानी जो प्राचीन यूनान में राज्य ही सब कुछ था, राज्य के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं थी। राज्य एक सजीव प्राणी के तुल्य था। भिन्न भिन्न मनुष्य इस प्राणी के भिन्न भिन्न अंगों के तुल्य हैं। ठीक है, तो तात्पर्य ये हुआ कि उस समय राज्य और चर्च भिन्न संस्थाएं नहीं थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? अरस्तु है, मार्क्स है, लॉक है, ग्रीन है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अरस्तु ने दो आधार पर जो है वर्गीकरण किया था, संख्या के आधार पर यानी कि कितने लोग शासन कर रहे हैं, और दूसरा नैतिक आधार पर अर्थात शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। तो इस दो आधार पर इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? पहला है राज्य अपने में एक साध्य है। बी कह रहा है राज्य साध्य का एक साधन है। सी कह रहा है राज्य साधन और साध्य दोनों है। और डी कह रहा है राज्य न साधन है और ना ही साध्य है। क्या सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साध्य और साधन दोनों है। जो आदर्शवादी है वो राज्य को साध्य मानते हैं, जबकि जो उदारवादी है वो राज्य को क्या मानते हैं? साधन मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने लोग जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर करेंगे और लाइक भी कर देंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर आप सभी देंगे। आंसर गलत है, नहीं आ रहा है, तब भी आप देने की कोशिश करेंगे। अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन, राज्य के स्वायत्त सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक हैं कौन है? मार्क्स और एंजल्स हैं, हब्स और लॉक हैं, रूसो और ग्राम्सी हैं, या ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर हैं। चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। देखिए जहां पर कंफ्यूजन है तो एक कोई पॉइंट जो कि स्ट्रॉन्ग है उसको उठाइए। हर्बर्ट स्पेंसर बहुत फेमस हैं स्वायत्त सिद्धांत में, ऑर्गेनिक थ्योरी के बारे में, तो उनके साथ आप ले सकते हैं ब्लंटसली को भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। सभी आंसर करते रहेंगे, आंसर आपके सभी के आने चाहिए और मुझसे पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए। किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? एल.डी. वाइट है, बेंथम है, टी.एच. ग्रीन है और जे.एस. मिल है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ऐसा कहने वाले जो हैं ग्रीन महोदय हैं, और ये बोलते हैं कि राज्य का आधार है वो क्या है? ये मनुष्यों की नैतिक इच्छा है। नैतिक इच्छा को माना है, ना कि शक्ति को माना है। जो राज्य की उत्पत्ति का आधार है वो नैतिक इच्छा को माना है, शक्ति को नहीं माना है इन्होंने। और जो ग्रीन के विचार हैं, इन्हीं के विचारों से सकारात्मक उदारवाद की शुरुआत होती है। तो सकारात्मक उदारवाद का अगर जनक या शुरुआत किससे कही जाए, किससे हुई थी, तो इन्हीं के विचारों से होती, यानी कि टी.एच. ग्रीन, सकारात्मक उदारवाद। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। आंसर सभी आप करते रहिए, आंसर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया कि वह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। ऐसा जो है राज्य का वर्णन किसने किया है? तो ये करने वाले एडमंड बर्क हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लेसेस फेयर का क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समाजवाद है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, इनमें से सभी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? एपी फॉलेट का है, हिगल का है, प्लेटो का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सभी करेंगे और
क्लास को एक बार सभी शेयर कर देंगे, फिर से एक बार अपने अपने ग्रुप में सभी क्लास को शेयर करेंगे। तो ये हेगल ने दिया है, क्योंकि हेगल जो है एक जर्मन आदर्शवादी विचारक था और इसने जो है राज्य को आध्यात्मिक स्वरूप देते हुए उसे आत्मा की अभिव्यक्ति माना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसने राज्य को एक संप्रभु क्षेत्रीय समूह कहा है? तो एक संप्रभु क्षेत्रीय कहने वाला कौन है? ऑप्शन में आपके पास मैक्स वेबर है, लास्की है, डेविड हिल्ड है और लासवेल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होगा, लासवेल। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आंसर सभी करेंगे। आंसर करने में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, आंसर करने से फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेबाइन के अनुसार यह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया? ऑप्शन में आपके सामने प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावली है, रूसो है। तो सेबाइन के अनुसार आपको चूज करना है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकियावली। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि मैकियावली ने राज्य को सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त करते हुए संप्रभुता संपन्न बना दिया, जो कि वर्तमान में राज्य की प्रमुख विशेषता है। तो ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आंसर सभी करेंगे और क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहेंगे। जितने लोग जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करते रहेंगे अपने दोस्तों में और ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो कौन करने वाले हैं? यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास प्लेटो है, बोधा है, मैकियावली है, हॉब्स है। तो बहुत ही आप इजी क्वेश्चन कह सकते हैं यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मैकियावली। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना का अर्थ है। राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है आपके पास समाज के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम, सभ्यता संस्कृति के प्रति प्रेम। तो ऑप्शन सी यहाँ राज्य के प्रति प्रेम हो जाएगा। तो शासन की प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी करना, राजनीतिक सहभागिता इत्यादि, ये सब क्या है, राजनीतिक चेतना के लक्षण कहे जा सकते हैं। तो और इससे क्या है, राजनीतिक प्रेम दिखता है और जो राज्य की संस्थाएं होती हैं उनका आदर करना, ये सब राजनीतिक प्रेम में आ जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ये ऐसा किसने कहा है? लिकॉक है, लास्की है, विलोबी है और मैकाइवर है। तो ऐसा कहने वाले आपके लिकॉक महोदय हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आंसर आप फटाफट करते रहिए ताकि आपका फिक्सेशन होता रहे। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया है? एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित करने वाला विचारक कौन है? तो ये यहाँ पर आप हो जाएंगे, ब्लंसली महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए अभी अभी हमने दो परिभाषाएं दी हैं, दोनों परिभाषाएं बिल्कुल मिलती जुलती हैं। एक में है कानून स्थापना के लिए संगठित समूह, दूसरे में है राजनीतिक दृष्टि से संगठित समूह। तो एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम, ऐसी परिभाषा देने वाले लीकाक महोदय हैं। लेकिन जब उसी परिभाषा में सेम परिभाषा एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग के रूप में जब कोई परिभाषा आती है तो वो ब्लंसली से संबंधित हो जाएगी। तो अभी अभी जो इसके पहले हमने देखा वो लीकाक से संबंधित थी और यहाँ राजनीतिक शब्द आ गया है। तो अगर राजनीतिक दृष्टि से लोग संगठित हो रहे हैं तो वो ब्लंसली से संबंधित होगी। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये छोटी छोटी बारीकियां आपको पकड़ते हुए चलना है, क्योंकि इन्हीं बारीकियों से हम सिली मिस्टेक करते हैं। अगर इन बारीकियों पे आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी मिस्टेक निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया? समाजवादियों ने, मार्क्सवादियों ने, फेबियानों ने या आदर्शवादियों ने? तो अभी अभी हमने बताया था कि आदर्शवाद क्या है, राज्य को साध्य मानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। और हीगल, कांट और ग्रीन जैसे
उदार आदर्शवादी राज्य को व्यक्ति के नैतिक जीवन का माध्यम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ आदर्शवादियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कौन सही है? लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। बी कह रहा है कि लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। सी कह रहा है लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। डी कह रहा है लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉक महोदय थे, उन्होंने सरकार और राज्य में विभेद किया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। लॉक ने 2 समझौतों की रचना की थी, एक के द्वारा समाज की स्थापना हुई थी, दूसरे के द्वारा सरकार की, और समाज और सरकार को इन्होंने पृथक पृथक बताया था। सरकार को भंग किया जा सकता है लेकिन समाज को नहीं। ठीक है, ये सारी बातें लॉक के समझौते के बारे में हैं। आगे देखेंगे, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? मैकियावली ने, बोदा ने, सेबाइन ने या फिर हॉब्स ने? तो राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता देने वाले कौन है? बोदा महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? ऑप्शन में आपके पास जॉन रॉल्स है, रॉबर्ट नोजिक है, मैकफर्सन है और मे स्टीफन है। 4 आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट नोजिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में न्यूनतम राज्य के विचार का समर्थन किया है। ठीक है, और इनको अर्ध अराजकतावादी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अराजकवादी जो विचारक हैं उनका तो नाम आप बताएंगे मुझे, कौन कौन से अराजकवादी में आते हैं, अराजकतावादी विचारक हैं, लेकिन अर्ध अराजकतावादी की बात आएगी तो उसमें आपके रॉबर्ट नोजिक आ जाते हैं। और आपका आज का क्वेश्चन है कि अराजकतावादी विचारकों के नाम बताइए, कम से कम 3। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक चिंतक राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? कार्ल मार्क्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, टी.एच. ग्रीन है, जे.एस. मिल हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी आंसर इज द राइट आंसर। और जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। आवश्यक इसलिए है क्योंकि वो न्याय व्यवस्था वगैरह, बाहरी नियंत्रण, इन सबको देखता है, और बुरा इसलिए मानते हैं क्योंकि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, समाज राज्य से व्यापक है, सरकार राज्य की अभिकर्ता है, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने हैं और जो आपको यहाँ पर राइट आंसर देखना है। तो यहाँ पर जो राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, ये आंसर कैसा है आपका? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। क्योंकि जो राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, ये अनिवार्य है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आता है राज्य की सदस्यता कैसी होती है, ये अनिवार्य होती है और सभी नागरिक इसके सदस्य होते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सूची है, कूट का प्रयोग करना है। देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। लॉक है, प्लेटो है, अरस्तु है और दुग्वी है। नीचे कूट भी दिया गया है। तो सबसे पहले लॉक को देखेंगे। लॉक क्या कहते हैं कि राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित है। ठीक है, फिर प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि राज्य मानव विवेक का साकार रूप है। ऑप्शन यहाँ पर 4 आ जाएगा, राज्य मानव विवेक का साकार रूप है। ठीक है, फिर उसके बाद अरस्तु क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राज्य जो है नैतिकीकरण की इकाई है, तो यहाँ पर पहला आ जाएगा। और दुग्वी कहते हैं, दुग्वी का कहना है कि राज्य विधि के सृजन हेतु एक इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरा। इस तरह आपका ऑप्शन सी 2, 4, 1, 3 ये भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर सभी करेंगे। क्वेश्चन आपको टफ लगे या इजी, आंसर सभी करेंगे।
राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है किससे? उदारवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से, श्रेणी समाजवाद से। क्लास को सभी एक बार और शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। जितने लोग जुड़े हैं क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित किससे है? उदारवाद से है, समाजवाद से है, साम्यवाद से है, श्रेणी समाजवाद से है। तो किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। यदि आपने पढ़ाई कर रखी है तो इजी भी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, साम्यवाद से। जो मार्क्स हैं उनके अनुसार, मार्क्सवाद के अनुसार समाजवाद की अंतिम अवस्था जो साम्यवाद होगी, इसमें वर्ग नहीं होंगे, राज्य जो है लुप्त हो जाएगा, सभी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस है और पीजीटी में बार बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपके पास है माओ सेतुंग, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन। तो यहाँ पर जो है ये है लेनिन का सेंटेंस है, लेनिन का कथन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर सभी करते रहिए। आंसर आपके आंसर हमारे आंसर देने से पहले आ जाने चाहिए। नेक्स्ट है, समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? समाजवादी की बात हो रही है, राज्य को कैसे किस रूप में देखते हैं? ये कहते हैं राज्य एक आवश्यक बुराई है, या फिर राज्य अनावश्यक बुराई है, या फिर राज्य कल्याणकारी संस्था है, या फिर इनका कहना है कि राज्य एक अच्छी संस्था है। तो यहाँ पर समाजवादी क्या कहते हैं कि राज्य एक अच्छी संस्था है, इसी रूप में इसको इन्होंने राज्य को स्वीकार किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राज्य राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? श्रमिकों की तानाशाही ये सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया है? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में किया है, या फिर कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है, या फिर एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में किया है, या फिर लेनिन ने स्टेट एंड रिवोल्यूशन में किया है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। कहां पर इसको जो है सुपरिष्कृत किया गया है? तो जो श्रमिकों की तानाशाही इस सिद्धांत को सुपरिष्कृत करने वाले कौन थे? लेनिन थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवोल्यूशन में किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और लेनिन ने इसी पुस्तक में समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में अंतर भी बताया है। ठीक है, और ये जो रूस की बोल्शेविक क्रांति है उसके कर्णधार माने जाते हैं। तो लेनिन के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें थी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो रहा है। सभी आंसर करते रहेंगे और जितने भी लोग नए जुड़े हैं क्लास को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है, क्या स्थापित करना चाहता है? न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज, उक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी को मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार का विचार का प्रतिपादन नहीं किया है? ऑप्शन ए है, हीगल का दर्शन सिल के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया है। बी कह रहा है, आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्यवस्था की है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। सी है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। डी कह रहा है, राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा विचार कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं दिया गया है, ये आपको देखना है। यहाँ पर जितने भी कथन दिए गए हैं सभी सही हैं, लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि मार्क्स के विचार से संबंधित होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है ये मार्क्स ने नहीं दिया है, ये लेनिन ने दिया है। लेनिन ने इसके बारे में बोला है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, ये जो इनकी पुस्तक थी इसी में इस बात का इन्होंने जिक्र किया है, विवरण दिया है। तो ये लेनिन से संबंधित है, मार्क्स से संबंधित नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मार्क्स से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे। समाजवादी जोर देते हैं, किस पर जोर देते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, आर्थिक समानता पर, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर, या फिर
न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। समाजवादियों की बात हो रही है कि समाजवादी किस पर जोर देते हैं, तो समाजवादी जो है आर्थिक समानता पर जोर देते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इनके अनुसार आर्थिक विषमता ही सामाजिक भेदभाव और असमानता का कारण है और इससे राष्ट्र की उन्नति में बाधा पहुंचती है। ठीक है, इसलिए ये आर्थिक समानता पर जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि यह व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता, यह प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध है, यह स्वतंत्र उद्यमिता की वकालत करता है, यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। तो आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि इसमें आपको रीजन देना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, यह समाज के पिछड़े तबके के उत्थान के लिए राज्य के कल्याणकारी स्वरूप पर बल देता है, जो आधुनिक उदारवाद है। ठीक है, तो ये विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। ये ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है? उदार राजनीतिक दर्शन लास्की है, जेएस मिल है, बेंथम है और लॉक है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, लॉक। जो लॉक है उनको उदारवाद का जनक माना जाता है और जो 1688 की गौरवमय क्रांति थी उसको उदारवाद की विजय के रूप में याद करते हैं, तो वो भी इनसे संबंधित है, कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है, गालिश पार्टी, शाम पार्टी, रेडिकल पार्टी और समाजवादी पार्टी। फ्रांसीसी दलों की बात हो रही है तो ये हो जाएगा रेडिकल पार्टी, द रेडिकल सोशलिस्ट एंड द रेडिकल रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, ये इसका पूरा जो है नाम हुआ था, ये अब विघटित हो गया है और ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, आंसर सभी करते रहेंगे, सेशन को एक बार सभी लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नौ उदारवाद से संबंधित है? एफ.ए. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर नौ उदारवाद की बात हो रही है, तो एफ.ए. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक 9 उदारवादी विचारक हैं, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, सभी हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सभी आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवादी की एक विशेषता नहीं है? ए, एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, बी, अंतरराष्ट्रीय वाद का विरोध, सी, लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, डी, व्यक्तिवाद में विश्वास। कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? जो ऑप्शन डी है ये फांसीवाद की विशेषता नहीं है, व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करता, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। ठीक है, और जो फांसीवाद का जनक है, जो इटली के तानाशाह शासक थे मुसोलिनी, इनको माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो रहा है। समाजवाद का संबंध मुख्यतया निम्न में से किस वर्ग से है? समाजवाद का संबंध किससे है? पूंजीपतियों से है, सैनिक से है, श्रमिक से है या फिर उत्पादक से है? किससे है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्रमिक। देखो, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1827 में किसके द्वारा किया गया था? जो रॉबर्ट ओवन थे, काल्पनिक समाजवाद के जनक इनको माना जाता है, रॉबर्ट ओवन ये थे, इन्होंने ही सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। और अगर इस शब्द की बात करें तो ये शब्द जो है कमजोर वर्गों से जुड़ा हुआ है और समाज जो है इन कमजोर वर्गों का विकास करना चाहता है, तो समाजवाद शब्द जो है किससे? श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है, सभी अपना अपना आंसर देते रहें। अगला है, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। किसका करता है? कोई आर्थिक नियोजन ना हो, बहुराष्ट्रीय समस्याओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो, राज्य के द्वारा नियोजन हो। तो किसका होता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। जो समाजवाद किसका प्रतिपादन करता है? कि राज्य के द्वारा नियोजन हो। ये चाहता है कि जो जितनी भी ये उत्पत्ति के साधन हैं, जो भी चीजें हैं, इन सभी का राष्ट्रीयकरण हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, राज्य के द्वारा नियोजन हो। आगे देखेंगे, आंसर सभी करते रहेंगे, आपका आंसर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद का है, उदारवाद का है, फांसीवाद का है या फिर व्यक्तिवाद का है? किसका है? तो आप सभी को पता है कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित है, जो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उदारवाद का मूल तत्व है क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पंथ निरपेक्षता है या फिर समानता है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखो, उदारवाद का जो केंद्र विषय है, मूल में क्या है? स्वतंत्रता, आजादी। और उदारवाद के जनक के रूप में इंग्लैंड के जॉन लॉक का नाम लिया जाता है, ठीक है। और उदारवाद की विजय के रूप में जो इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति हुई थी, उसको याद किया जाता है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? नैतिक औचित्य की बात हो रही है कि व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन में आपके पास ग्रोसियस हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, एडम स्मिथ हैं और लास्की महोदय हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, लास्की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। देखो, लास्की जो है उदारवादी परंपरा का ऐतिहासिक विश्लेषण किया, उसकी आलोचना की और उसे सही आधारों पर खड़ा करने की कोशिश की। देखो, मिल और ग्रीन ये क्या है? 19वीं शताब्दी के सकारात्मक उदारवादी हैं। कौन है? मिल और ग्रीन। ग्रीन ये सकारात्मक उदारवादियों में आते हैं। लेकिन लास्की महोदय जो हैं ये 20वीं शताब्दी के, लास्की कौन है? 20वीं शताब्दी के आलोचनात्मक सकारात्मक उदारवादी माने जाते हैं। क्रिटिकल पॉजिटिव लिबरल ये थे। कौन थे? लास्की महोदय थे। तो ये बारीक बारीक सी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। मिल और ग्रीन 19वीं शताब्दी के सकारात्मक उदारवादी माने जाते हैं, जबकि 20वीं शताब्दी के आलोचनात्मक सकारात्मक उदारवादी यानी कि क्रिटिकल पॉजिटिव लिबरल लास्की माने जाते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। आगे देखेंगे, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद केवल उत्तर और औद्योगिक समाज में आएगा, केवल पश्चिमी देशों में आएगा, धीमे धीमे आएगा, खूनी क्रांति से आएगा। किस तरह से आएगा? जो फेबियन समाजवाद है उसके अकॉर्डिंग। तो फेबियन समाजवादियों की मानता है कि ये धीमे धीमे आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मार्क्सवाद ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? किस संदर्भ में किया था? ऑप्शन में आपके सामने है, वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, वर्ग सहयोग एवं विवाह के संदर्भ में, सी कह रहा है कि नस्लीय संघर्ष के संदर्भ में, और डी कह रहा है नस्लीय सहयोग के संदर्भ में। तो जो मार्क्सवाद है ये पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स वेबर दुर्खीम और पेरेटो को राजनीतिक शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? सभी आंसर करेंगे। ऑप्शन में आपके पास क्या है? दार्शनिक है, आर्थिक है, आध्यात्मिक है और समाजशास्त्री है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, समाजशास्त्री। जो ये उपागम है इसके प्रमुख समर्थकों में कौन कौन आ जाते हैं? आपके मैक्स वेबर आ जाएंगे, रॉबर्ट मिसल्स आ जाएंगे, पेरेटो आ जाएंगे, इमाइल दुर्खीम आ जाएंगे। ये सभी जो है प्रमुख विचारक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका समाजशास्त्री उपागम से इनको जोड़ा जाएगा। आगे देखेंगे, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, बी कह रहा है मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, सी डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत और डी ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। तो जो यहाँ पर सी ऑप्शन है, डार्विन का अनुकूलतम की आजीविता का सिद्धांत, इसी को जो है व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में से किस पर अधिक जोर दिया गया है? जो सिंडिकेलिस्ट
समाजवाद है, ये किस पर जोर देता है? असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर। बी, सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर। सी, कृषकों श्रमिकों की एकता पर। डी, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। तो ये श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर बल देता है। जो सिंडिकलिस्ट है, ये जो श्रम संघवाद, ये कहाँ? फ्रांस में विकसित हुआ है और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन के साधनों पर, उद्योगों पर, इन सभी पर क्या है, कामगारों और उनके संगठनों का नियंत्रित स्थापित करना चाहता है। ठीक है, जिसके लिए ये हड़ताल का सहयोग करता है। आम हड़ताल पर श्रमिक समाजवादियों ने अधिक जोर दिया है। ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, थॉमस मोर, फूरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? सभी क्लास को एक बार शेयर करेंगे, जितने भी लोग जुड़े हैं शेयर क्लास को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आपकी जो भी सीरीज होंगी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे और आंसर आप सभी देंगे, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, थॉमस मोर, फूरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? हिंसक समाजवाद से, स्वप्निल समाजवाद से, राजहीन समाजवाद से या फेबियन समाजवाद से? तो इन सभी को स्वप्निल समाजवाद से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो रॉबर्ट ओवन महोदय हैं, ये स्वप्निल समाजवाद के जनक माने जाते हैं। और आज का टेस्ट जो है यहीं पर समाप्त करेंगे। एक वीकली टेस्ट रखेंगे जिसमें आपके 125 क्वेश्चन होंगे और लिमिटेड टाइम के अंदर उसको समाप्त किया जाएगा। तो आप सभी ये बताइए कि कौन सा दिन वीकली होगा, यानी कि सप्ताह में एक बार रखा जाएगा। 125 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट पेपर रखा जाएगा। तो सप्ताह में किस दिन आप सभी को ठीक लगेगा, किस दिन रखा जाए और टाइम क्या होना चाहिए, तो वो सभी आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग मैं वो टेस्ट वीकली रखूंगी। डेली बेसिस पे आपके 50 क्वेश्चंस आते रहेंगे और ये आपको आगे जाकर के एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। एग्जाम आपका बहुत ही करीब है।